नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे चीनी की, जहां पर उत्पादन की एक्सपेक्टेशंस अब कम होने लगी हैं, तो क्या रह सकते हैं भाव, इस पर करेंगे बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अब यहां पर जो सरप्लस की स्थिति है वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आई है। क्या आ रहे हैं वहां से इंटरैक्ट, वो भी बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे आलू और प्याज की, जहां पर भाव बहुत गिरते हुए नजर आए हैं। प्याज में तो स्पेशली, जहां पर यह माना जा रहा है कि अब नासिक की लासलगांव मंडी में काम ही बंद कर दिया गया है। काफी सारी चिंताएं हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम नासिक या लासलगांव, जहां पर देश का सबसे ज्यादा प्याज उगता है, बाकी सारी स्टेट्स ने भी इस बार प्याज ज्यादा उगाया है, तो फसल अच्छी खासी है। रबी और रबी सेकेंड फसल भी अब यहां पर बाजार में आनी शुरू हो गई है, और उसकी वजह से भी यहां पर प्राइसेस में गिरावट है। क्या कुछ स्टेप्स ले रही हैं सरकारें, उसके बारे में बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर दाम कम होने से कुछ खरीदारी अब भारतीय बाजारों में लौटने लगी है। क्या है ट्रेंड्स, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी भी होंगे हमारे साथ। शुरुआत यहां पर चीनी के साथ ही कर लेते हैं, लेकिन जहां पर माना जा रहा है कि अब उत्पादन कम होने की उम्मीद है। प्रफुल्ल जी, कैसे देखते हैं आप लेटेस्ट नंबर्स? आइसा ने भी यहां पर एक रिपोर्ट निकाली है, क्या है उसकी डिटेल्स? हाँ, ये हमारा उत्पादन का अनुमान जो सेकंड है, जो फर्स्ट हमने 345 का दिया था, तभी हमने बताया था कि ये अनुमान इतना क्लोज नहीं है कि जहाँ पे छोटी सी एरर हो, पर हम फरवरी में इसकी सेकंड एस्टिमेट देंगे करके। तो ये फरवरी में जो कल परसों हमने एस्टिमेट निकाले थे, तो उसमें से 335 का प्रोडक्शन बनने जा रहा है। और ये 335 को एक टैग भी है 2% माइनस प्लस एरर। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र में ये बार करीबन 18% 18% यील्ड और रिकवरी की वजह से प्रोडक्शन कम होने जा रहा है। कर्नाटक में करीबन 12% नीचे है, और उत्तर प्रदेश में ये बार करीबन 4 से 5% ज्यादा होगा। और तमिलनाडु में जो काफी टाइम से स्लगिश थी, तो वो 30% अच्छा प्रोडक्शन होगा तमिलनाडु में। ओवरऑल हम अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है। 335 लाख टन जो है उत्पादन अनुमान है, प्लस माइनस 2% पे। 39.5 में से 60 लाख टन का जो एक्सपोर्ट के सौदे तो हो चुके हैं, तो 33.5 बचता है, जिसमें हमें 6 मिलियन टन ओपनिंग स्टॉक चाहिए। और एग्जैक्टली 275 लाख टन जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन है, उतनी ही चीनी बचती है। तो ये बार अगेन एक दोबारा ये होगा कि क्लोजिंग स्टॉक 60 लाख टन पे ही रहेगा, और इंडस्ट्री का जो फाइनेंस का जो बर्डन रहता है वो कम रहेगा, ये दिख रहा है। प्रफुल्ल जी, भारतीय बाजारों में तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कम फसल है ही, और आपने उसके डिटेल्स भी बताए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ये माना जा रहा है, और जिस तरह की इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि जो चीनी पहले लगता था कि नंबर स्ट्रांग होंगे, उन्होंने ओवरऑल वो नंबर्स भी यहाँ पर गिराए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब किस तरह का असर देखेंगे आप? या अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो काफी काफी यानी लो अवेलेबिलिटी है। ब्राजील अगर कोई अच्छी सरप्राइज कर देवे तो ही ये लोअर सरप्लस जो है वो ज्यादा सरप्लस बन सकता है। बाकी उम्मीद कम है। थाईलैंड से भी प्रोडक्शन कम है। हिंदुस्तान में आगे जाके अगर हम 23-24 के बारे में बात करें, तो जो ये एल नीनो का चक्कर है वो दो तरह से मार दे सकता है, कि ज्यादा हीट की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, और कंजप्शन शुगर का बढ़ सकता है। जो इतनी ज्यादा अगर गर्मी गिरती है रियली अप्रैल में महीने में, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आइसक्रीम्स उसकी उसके लिए कंजप्शन बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जहां तक ये आईएसओ का है, अभी हमें उससे सहमति है। और ब्राजील में भी जैसे हमारे यहाँ 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था, ब्राजील में भी ओपनिंग स्टॉक उनकी नई सीजन में अगले महीने के लिए काफी कम है। तो ब्राजील में अगर उत्पादन वो इथेनॉल से ज्यादा शुगर पे करते हैं, तो वर्ल्ड को बैलेंस शीट थोड़ी भी ठीक रहेगी, या आगे जाके शुगर की बैलेंस शीट ठीक नहीं रहेगी, ऐसा दिख रहा है। ऑलरेडी जो ये 6 साल के आसपास के हाई प्राइसेस हैं, आपको लगता है और बढ़त देखने को मिलेगी? इंटरनेशनल प्राइस में दिखेगी और डोमेस्टिक प्राइस में भी दिखेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब जब हम एफआरपी बढ़ाएंगे तब तब एमएसपी बढ़ाएंगे। अगर एमएसपी कोई वजह से नहीं बढ़ती है, तो इतना तो हम देखेंगे कि 3300 रुपीज एक्स मिल के नीचे चीनी हिंदुस्तान में कहीं पे भी न बिके। वो एमएसपी
रिलीज मैकेनिज्म से हम मेंटेन करेंगे। उसकी जगह पे महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी के रेट आज 3200 के, इवन 100 रुपीज बिलो दी एमएसपी प्राइस। तो ये जिस तरह से बैलेंस शीट इतने जल्दी, लास्ट ईयर तो क्या था कि 110 लाख टन का एक्सपोर्ट था और वो एक्सपोर्ट की वजह से तो कोई समझ नहीं आ रहा था, और पर एक्सपोर्ट की जाने की वजह से इवन डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट था। तो ये 60 लाख टन के सौदे पूरे हो गए, उसको 1 महीना हो गया। तो अब ये इसको सपोर्ट जो है थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट से ही आ सकता है, और डोमेस्टिक मार्केट यहाँ से 3 या 4% बढ़ सकती है। यानी कि तेजी यहां पर चीनी के प्राइसेस में देखने को मिल पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑलरेडी सपोर्ट है, भारतीय बाजारों में भी आगे जाकर तेजी की ही उम्मीद है। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और चीनी की आउटपुट एक्सपेक्टेशन और प्राइस व्यू पर भी यहां पर बातचीत करने के लिए। लेकिन एक मुद्दा है जो काफी गर्म है और वो है प्याज के भाव, और आलू और प्याज दोनों के ही लेवल्स यहां पर नीचे गिरते हुए नजर आए हैं। इस साल अधिक पैदावार होने से दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट है। हमने देखा है कि लसलगांव नासिक मंडी में तो यहां पर कामकाज भी ठप है और काफी सारे प्रोटेस्ट यहां पर मुंबई में भी मंत्रालय के सामने हो रहे हैं। इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस देखने को भी मिले हैं। क्या रह सकता है आगे जाके, सरकार की क्या कोशिश रहेगी, जानने के लिए मेरे सहयोगी असीम अंचंदा भी यहां पर जुड़े हैं। असीम, नेफेड को खरीदारी करने को बोल दिया गया है, क्लियरली सरकार इमीडिएटली इन एक्शन यहां पर आई है, क्या है डिटेल्स? जी देखिए, अगर इस बार मैं आलू प्याज की बात करूं तो दोनों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो 10 से 12-15% तक प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और यही वजह है कि दोनों के दाम बाजार में गिर गए हैं। सबसे पहले मैं प्याज की बात करूंगा। प्याज में खासतौर पर कि लासलगांव में जैसा कि ट्रेडिंग रोक दी गई है, वहां पर औसतन दाम जो है 200 रुपए प्रति क्विंटल, 200, वहां पर न्यूनतम दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, क्योंकि औसतन दाम 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल है। और जो हाईएस्ट बढ़िया वैरायटी का प्याज है वो 800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो किसानों का कहना है कि उनकी उनकी लागत भी यहाँ पर नहीं निकल रही है प्याज उगाने की, तो किसान परेशान है। प्रदर्शन वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। तो केंद्र सरकार भी थोड़ी सी हरकत में आई है। जो कंज्यूमर फेयर मंत्रालय है उसने नेफेड को निर्देश दिए कि वो प्याज की खरीदारी करे। तो नेफेड को निर्देश दिए गए हैं। नेफेड ने अब तक 200 मीट्रिक टन प्याज खरीदा है, और इस प्याज को खरीद करके दिल्ली के आसपास की मंडियों में भेजा जाएगा और यहाँ इसकी बिक्री की जाएगी, ताकि प्राइस को वहां सपोर्ट किया जा सके। दूसरी तरफ अगर मैं आलू की बात करूं तो आलू के दाम भी गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2 रुपए प्रति किलो आलू आपको मिल रहा है, जो किसान है वो बेच रहे हैं। खासतौर पे कि आलू जहाँ पे होता है गुजरात में सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, तो यहाँ पर भी यही दाम देखने को मिल रहे हैं। तो हालांकि सरकार की तरफ से भी आलू को लेकर कोई इंटरवेंशन नहीं आया। सरकार को उम्मीद है कि किसान अपना आलू जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखेंगे और उसके बाद उसकी बिक्री की जाएगी। वो उसको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जो प्याज है वाला उसको भी स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए प्याज के दाम जो है वो गिरे रहेंगे, और आगे भी आपको थोड़ी गिरावट देखने को प्याज के दामों में मिल सकती है। यानी अभी भी मुसीबत यहाँ पर टली नहीं है, और जिस तरह की भारी मुनाफा वसूली या गिरावट हमने यहाँ पर प्याज के प्राइसों में आते हुए देखी है, आगे कुछ जारी भी रह सकती है। एज ऑफ नाउ सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इन एक्शन तो आई हैं, लेकिन क्या हो सकता है आगे जाकर, इसके ऊपर ऑफकोर्स नजर रहेगी। नॉन एग्रो के बारे में बात करें उससे पहले अनुज जैन किशोर, आपका भी व्यू एग्री स्पेस पे लेना चाहेंगे। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ हमने ऑलरेडी देखा है कि चीनी की हमने बात करी जहां पर भाव बढ़ने की उम्मीद है, आलू प्याज में भाव बहुत ज्यादा यहां पर गिरते हुए नजर आए हैं, हीट वेव को लेकर चिंताएं हैं, एल निनो यहां पर मार्केट्स देख रहे हैं, यूक्रेन ग्रेन इशू अभी भी यहां पर जारी है। अनुज, क्या देखेंगे आप ओवरऑल एग्री स्पेस में और क्या करने की राय है? मंजू जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम लास्ट पूरा ईयर को देखें तो वॉर से भरा हुआ था, अनसर्टेनिटी काफी थी, और इस साल भी अगर देखें तो स्टार्टिंग में ही जो भारत के अंदर मौसम है वो एक हीट वेव के तौर पे आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर हम देखें तो अनाज साइड में जिनकी क्रॉप अभी लगी हुई है उनको थोड़ा सा खतरा देखने को मिल रहा है, कि कहीं ना कहीं हीट वेव की वजह से, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था, जो क्रॉप थी वो कम होती हुई दिखाई दी थी। तो अगर हम देखें तो अभी चना, वीट और सरसों तीनों की फसल इस टाइम खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर हीट वेव रहती है तो पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे डैमेज देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो अगर हम अनाज की बात करें या दालों की बात करें तो वहां पर उछाल ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हम देख रहे हैं कि आलू और प्याज के अंदर जो भाव है वो बम्पर क्रॉप होने की वजह से, क्योंकि जो हमने लास्ट सीजन देखा वो काफी अच्छा सीजन गया था और उसमें हमने बम्पर क्रॉप देखी है, तो उसकी वजह से प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो मिसमैच है वो यहाँ पर बना हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक तेजी का रुख यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि हीट वेव की वजह से जनरली अगर हम देखें तो सभी क्रॉप यहाँ पर हिट होते हुए दिखाई देंगे, और अल नीनो का जो खतरा है
वो यहाँ पर डेफिनेटली आगे हिट करेगा। और मॉनसून जो हम जनरली नॉर्मल देखते हैं वो बिलो नॉर्मल हो सकता है, तो अगर वो नॉर्मल बिलो नॉर्मल होगा तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए भी वो एक हानिकारक साबित होगा और प्राइसेस में एक तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो मेरा व्यू है कि अभी फिलहाल जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उनमें आपको आने वाले दिनों में पर्टिकुलर अगर हम मसालों की बात करें या अनाज की बात करें या मोटे अनाज की बात करें या मिलेट्स की बात करें, तो वहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हीट वेव से सभी को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। किशोर, आपका क्या व्यू है ओवरऑल एग्री स्पेस पे और यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो आप देखते हैं? मनीषा, यहाँ पे आई एग्री लार्जली विद अनुज, बट यहाँ पे दो चीज़ आप देखना चाहिए। वन इज़ दैट शुगर, जैसा आपने पहले भी बात किया, आई थिंक ग्लोबली शुगर का जो मार्केट टाइटनेस है, आप अगर देखें नियर मंथ जो प्रीमियम है 1.65 सेंट और ऑलमोस्ट नियर मंथ प्रीमियम है। मतलब मैंने तो रिसेंटली कभी देखा नहीं है। आई थिंक इट शुड बी अ मल्टी डेकेड हाई ऑन प्रीमियम। सो मतलब दैट इज एक्चुअली शोइंग कि कितना टाइटनेस है मार्केट में। तो शुगर तो डेफिनेटली अपसाइड जगह है। आई थिंक अगेन पाम एक आप ये मंथ फरवरी देखें तो करीब करीब बुर्सा मलेशिया में ऑलमोस्ट लाइक 9.5-10% बढ़ गया। अगेन दैट इज शोइंग सिग्निफिकेंट जंप इन प्राइसेस। सो आई थिंक एडिबल ऑयल्स एंड शुगर दोनों अच्छे ट्रैक में है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। ऑल राइट, तो चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चीनी है, खाने के तेल हैं, मसाले हैं, सभी जगह यहाँ पर आगे जाके बढ़त की उम्मीद है। तो शॉर्ट यहाँ पर करके कारोबार करने की एज ऑफ नाउ राय नहीं है। तेजी यहाँ पर एग्री स्पेस में मौसम के चलते भी काफ़ी बन सकती है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे नॉन एग्री स्पेस की। यहाँ पर काफ़ी उठापटक है, कैसे बताएं स्ट्रैटेजीज, बताएंगे आपको। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से कुछ दबाव देखने को मिला और कल करीबन 1% की गिरावट के साथ कारोबार था और आज कुछ फ्लैट मूव्स आते हुए। किशोर, कैसे देखेंगे क्रूड को, क्योंकि एक तरफ रशिया आउटपुट कट्स देख रहा है बाजार मार्च के महीने से, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर हायर आउटपुट बनता हुआ भी न देख रहे हैं। जो सप्लाई कंसर्न्स बाकी कंट्रीज की तरफ से वो हटती हुई नजर आई है। चीन की मांग की तरफ भी लोगों की नजर है। आप क्या वॉच करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? मुझे रशियन ऑयल प्रोडक्शन कट पे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। ये तो मोर और लेस एक लिप सर्विस बोल सकते हैं कि, बट आई थिंक आउटपुट तो कंटिन्यूस रहेगा। और सप्लाई साइड पे एक्चुअली ऐसा कोई बड़ा कंसर्न नहीं है अभी करेंटली। सो आई थिंक मार्केट अभी हाल फिलहाल के लिए, आज के लिए आई थिंक जो कल आई थिंक चाइनीज़ का फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डेटा आने वाला है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव उम्मीद है उसके ऊपर कि चाइना का एक्टिविटी बढ़ गया है आफ्टर द ओपनिंग अप ऑफ कोविड लॉकडाउन्स। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा हल्का सा मजबूती है, बट अदरवाइज कुछ खास डिमांड में बदलाव नहीं है। दूसरी साइड आपको यूएस का रिग काउंट देखे तो रिग काउंट गिर रहे हैं। उसका मतलब एक्चुअली क्या है कि डिमांड इतना अच्छा नहीं है, कमज़ोर है। तो मैं थोड़ा सा वीकनेस का कंटिन्यूटी देख रहा हूँ। अगेन 6300 का जो पुट है वो अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे 6300 पुट खरीदारी कर सकते हैं। 180 के आसपास मिल रहा है। प्रॉब्ली 150 का स्टॉप लॉस रख के 250 या 260 के आसपास का आपका टारगेट्स के लिए पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ऑल राइट, तो फ्यूचर से बेहतर यहाँ पर ऑप्शंस में कारोबार करने की राय है। किशोर, इसी के साथ कैसे देखते हैं आप नेचुरल गैस के प्राइसेस को, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा स्मार्ट रिबाउंड देखा है हमने। 200 के नीचे कुछ समय तक यहाँ पर प्राइसेस थे, ओवरसोल्ड भी थे। अब यहाँ पर खरीदारी है, थोड़ी सी बेहतर डिमांड भी निकलती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ से क्या लेवल्स देखने को रहेंगे? मार्केट एक्सटेंसिवली ओवरसोल्ड था और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत भी जो पुल बैक है वो नेचुरली जो करेक्शन को एक्सटेंड करेगा, बिकॉज जो भी शॉर्ट्स थे वो बहुत ही जल्दी इसको काटने के लिए आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें जो रिबाउंड है वो एक्सटेंड हो सकता है। 220 के आसपास मैं बाइंग का सलाह दूंगा आपको। अपसाइड टारगेट्स 236 237 तक भी रख सकते हैं। डाउन साइड में 212 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो वो लेवल्स यहाँ पर क्रूड ऑयल एंड गैस में भी हैं। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फरवरी के महीने में हमने नेगेटिव क्लोजिंग आते हुए देखी है। लास्ट दिन है आज महीने का। जनवरी में जो अच्छे खासे गेन्स थे, जहाँ पर हमने 10 से 15% की बढ़त आते हुए देखी थी, फेब में काफ़ी हद तक वो यहाँ पर वॉश आउट होता हुआ नजर आया है। अनुज, मेटल्स में कोई आपकी यहाँ पर टॉप ट्रेड, मार्च कैसा शुरू होता हुआ देखते हैं आप?
मनीषा जी देखिए कहीं ना कहीं मेटल्स में हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था। अगर हम कॉपर या एल्युमिनियम की बात करें या फिर जिंक की बात करें, तो एक जो डिमांड था चाइनीज की तरफ से वो थोड़ा सा यहाँ पर लैकलस्टर रहा, जिसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। इवन अगर हम देखें तो पर्टिकुलर कॉपर में देखें तो एक ट्रेंड इसने ब्रेक डाउन दिया है नीचे में, जिसकी वजह से हमने प्राइजेस में गिरावट आते हुए देखी है। बट मुझे लगता है कि अभी गिरावट यहाँ पर आ चुकी है और एक डिमांड जो है डोमेस्टिक फ्रंट से भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। टेक्निकली अगर जाए तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। इन्वेंट्री अगर ऑलरेडी काफी लो लेवल पर है, जो कि मुझे लगता है कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो कॉपर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखी जा सकती है। तो कॉपर के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 752 के आसपास। 746 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट करीबन 762 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिल सकती है। और अगर आज मार्केट एक पॉजिटिव वे में क्लोज होता है तो अगेन फिर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो बिकवाली है वो यहाँ पर कुछ कम हो सकती है और भावों में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे देखा जा सकता है। किशोर, आपको भी लगता है कि मार्च में यहाँ पर रिकवरी लौटती हुई नजर आएगी मेटल्स में, और अगर हाँ तो कितनी, और कौन सा मेटल आप यहाँ पर चुनेंगे? यस, आई थिंक सी डिमांड साइड रिकवरी थोड़ा बहुत हम लोग देखा है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो वाइल्ड कार्ड रहेगा वो फेड का जो रेट हाइक को लेकर क्या रवैया रहेगा। सो अभी जो पिछले कुछ दिनों से जो हॉकिश स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसके वजह से मार्केट्स थोड़ा बहुत रिप्राइसिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा जब तक नेक्स्ट फेड मीट आएगा तब तक यहाँ पे तब थोड़ा रेंज बाउंड हल्का सा मजबूती होगा। बट एक मेटल मुझे कमज़ोर लगता है, उसमें एक एंटायर पैक में एल्यूमिनियम थोड़ा सा वीकनेस दिखता है। सो 209 के आसपास एल्यूमिनियम में मैं सेल का सजेस्ट करूँगा। 210-50 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। डाउन साइड में 205-206 के आसपास का टारगेट्स के लिए। किशोर, आपने एल्यूमिनियम का नाम लिया और क्लियरली हमने देखा है मार्केट्स को टोटली श्रग ऑफ करते हुए वो जो 200% का टैरिफ यहाँ पर यूएस ने रशियन एल्यूमिनियम पे लगाया है, एज ऑफ नाउ तो कोई रिएक्शन नहीं है, और क्या आप यही पैटर्न आगे जाके भी देखते हैं? यस, आई थिंक अगेन वो न्यूज़ एंटायर फिजिकल मार्केट डायनामिक्स को बहुत कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बिकॉज रूसाल का जो एल्यूमिनियम मोस्टली देर आर अदर बायर्स हु कैन अब्जॉर्व दैट मेटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मेटल का एबंडेंसी तो है ही है। सो अभी फिलहाल के लिए फिजिकल मार्केट्स आर नॉट दैट टाइट एनफ। सो अभी मेरे को इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ खास दिखता नहीं है उसके ऊपर। जी हाँ, और इन एनी केस पिछले साल भी हमने देखा है कि चाइना ने 4.5% अपना प्रोडक्शन में इजाफा किया है। ऑल टाइम हाइज एल्यूमिनियम प्रोडक्शन वहां पर हुई है, तो क्लियरली उसका इम्पैक्ट भी प्राइसेस पे। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर निचले स्तरों से कुछ खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन कितनी सस्टेनेबल है किशोर? क्या इन लेवल्स पे बाइंग की रिकमेंडेशन है? नहीं, आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल दिखता नहीं है यहाँ पे। अगेन खास करके रेट हाइक्स को लेकर और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को लेकर जो कंसर्न्स है, फेड ने कई तरह की इंडिकेशंस देने का कोशिश किया है कि बहुत ज़्यादा इमीडिएटली आप कंफर्टेबल मत हो जाइए। मे बी मार्केट में अभी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक का वापस एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हुए नज़र आया है। उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में भी जो 101 से 104 तक जो मजबूती देखने के लिए मिला, उसका इम्पैक्ट जो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इंक्लूडिंग बुलियंस, सारे कमोडिटीज में जो डॉलर का जो मजबूती है उसका असर देखने के लिए मिला। तो फिलहाल के दोनों गोल्ड सिल्वर में मैं वीकनेस एक्सपेक्ट करता हूँ। एटलीस्ट ये फ्राइडे का जो नॉन फॉर्म पेरोल्स नंबर्स आएगा उसके बाद थोड़ा इसमें रवैया चेंज हो सकता है उसका नंबर्स देखते हुए। बट अदरवाइज आई थिंक बिकवाली करके चलना चाहिए। गोल्ड 55,500 के आसपास बिकवाली करें, 55,700 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। डाउन साइड में 55,150 के आसपास का टारगेट्स है। छोटा सा ट्रेड है बिकॉज रेंज बाउंड मार्केट एंटिसिपेटेड है। सिल्वर में 64,100 का लेवल्स मुझे अच्छा लगता है बेचने के लिए। 64,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और डाउन साइड में 63,000 के आसपास का लेवल्स के लिए। ऑल राइट, तो सोने चांदी में यहाँ पर आया है। जाने से पहले अनुज, एक फाइनल व्यू आपका कॉटन और मेंथा पे लेना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही प्राइसेस में मूवमेंट है। मेंथा में स्पेशली आप बहुत समय के बाद एक बड़ा मूव आता हुआ दिखा है। देखिए डेफिनेटली मेंथा के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड हमने यहाँ पे आती हुई देखी, और दूसरा जो हीट वेव चल रही है उसका भी असर यहाँ पे रहा है, क्योंकि जो अब नई क्रॉप लगेगी डेफिनेटली उसको यहाँ पर हिट हो सकता है। तो उसकी वजह से हमने मेंथा में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। हमें लगता है कि मेंथा में जल्दी ही हम 1060 और 1080 तक के लेवल आते हुए देखेंगे, तो उसका एक सपोर्ट प्राइसेस को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन के प्राइसेस हमने गिरावट आते हुए देखी है।
क्योंकि कहीं ना कहीं जो सप्लाईज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ी है और डोमेस्टिक लेवल पे भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अगले साल जो नई क्रॉप आएगी वहां पर भी आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन आता हुआ दिखेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग प्रेशर हम कॉटन में आता हुआ देख रहे हैं। इवन कॉटन, कपास, कॉटन सीड ऑयल के तीनों ही सेगमेंट में एक गिरावट यहाँ पर आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि कॉटन के प्राइस नीचे एमसीएक्स में करीबन 62,000 से लेकर 61,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो मैंथा में खरीदारी की सलाह है, जहां पर वहीं पर कॉटन में बिकवाली की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो फंडामेंटल्स आपको एक्सप्लेन भी किए गए हैं कि वो ट्रेड्स आपको क्यों लेने हैं। बहुत शुक्रिया अनुज एन किशोर हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पूरा एक्शन इक्विटी मार्केट्स की तरफ।